छत पर जाने पर नाराज हुई। शाम को सहेली के घर जाने से भी मना कर दिया, जिसका घर बस थोड़ी ही दूर था। बिना दुपट्टा बाजार से दूध लाने पर जोर से डांटा भी। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी उस घटना का कोई जिक्र नहीं किया। उस उम्र में भी मैं ये समझ गई थी कि इन आदेशों का संबंध उसी घटना से था, लेकिन फिर भी ठीक ठीक नहीं मालूम था कि बलात्कार दरअसल होता क्या है। मैं बड़ी हो रही थी। जब मैं 5th क्लास में थी तो एक दिन खेलने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई। उसके चाचा ने घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर मेरे सामने अपने नीले रंग की चेक वाली लुंगी खोल दी। मैं बुरी तरह डर गई और वहां से भाग आई। क्या वो बलात्कार था? हमारे उसी मोहल्ले में घर के बगल के कमरे में रहने वाला आदमी अपनी पत्नी के ना होने पर बेटा बेटा कहकर मुझे अपनी गोद में बैठा लेता और फिर जो करता उससे मुझे डर लगता, उबकाई आती। मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन एक अजीब से डर में जीने लगी। तो क्या वो बलात्कार था? पहली मंजिल पर रहने वाली मारवाड़ी आंटी के 20 साल के बेटे ने जब छत पर खेलते समय मेरे पैरों के बीच अजीब ढंग से छुआ, मैं तब फिर से डर गई थी। तो क्या वो बलात्कार था? फिर एक दिन माँ ने मुझे शक्कर लेने के लिए बाजार भेजा और उस दुकान वाले लड़के ने मेरी छाती को जिस तरह से छुआ था, तो क्या वो बलात्कार था? आए दिन पास पड़ोस, गांव, परिवार, मोहल्ले और स्कूल के रास्ते ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती रहीं, जिन्होंने दिल में एक अजीब सा डर बिठा दिया कि क्या वो सब बलात्कार था। इन घटनाओं के बाद मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। सुनसान गलियों और सड़कों से डर लगने लगा, पुरुषों से डर लगने लगा, अपने शरीर से डर लगने लगा। क्या वो सब बलात्कार था? और अगर वो बलात्कार था तो मैंने इस बारे में किसी से कहा क्यों नहीं? माँ से क्यों नहीं पूछा कि आखिर वो सब क्या था? उसी के 1 साल के बाद अखबार में एक महिला डकैत की तस्वीर छपी। उसके बारे में लिखा था कि उसने बहमाई के 22 ठाकुरों को गोली मार दी, क्योंकि उन सब ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। शायद इसी वजह से उस पर लगे सारे आरोपी वापस ले लिए गए थे। तो क्या बलात्कार करने वालों को गोली मार देनी चाहिए? सोचकर अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी तो सहेली के चाचा, बगल के अंकल, मारवाड़ी आंटी के बेटे और उस दुकान वाले लड़के को गोली मार देना चाहती थी। हालांकि उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी। पता ठीक ये आइडिया कि आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ। माँ ने भी सिर्फ इतना ही बताया था कि वो फूलन देवी डाकू थी और उसने 22 ठाकुरों को गोली मार दी। हमारे दूर के रिश्तेदार शुक्ला जी भी इस बात पे दुखी नजर आए, लेकिन किसी ने भी बलात्कार का नाम नहीं लिया। न किसी ने फूलन के लिए इज्जत दिखाई और न प्यार, और न किसी ने भी उसको मोहब्बत से सलाम किया। उस दिन मैं एक बात तो समझ गई कि बलात्कार बुरी बात है। बलात्कार करने वालों को गोली मार देना उससे भी बुरी बात, और ठाकुरों को गोली मारना उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। उसके बाद मैंने बुरी बातें सोचना ही बंद कर दिया।
लेकिन हम जो इस धरती पर एक लड़की का शरीर लेकर पैदा हुए थे, बुरी बातें, बुरी घटनाओं और बुरी हरकतों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं थी। मुंबई के एक हॉस्टल में हम 10-12 लड़कियां बैठकर करीब रात 2 बजे बातें कर रहे थे। हम लोगों ने वाइन की 3 बोतलों का जुगाड़ भी कर लिया था। उस वक्त उस कमरे में सिर्फ वही लोग मौजूद थे जिन पर आसानी से ये विश्वास किया जा सकता था कि वाइन की बात कमरे के बाहर लीक नहीं होने देंगी। हम स्टील की गिलासों में वाइन का मजा लेते हुए अपने प्रतिबंधित इलाकों की बातें करते रहे। बात बचपन की बुरी घटनाओं की भी हुई। थोड़ी देर के डर और संकोच के बाद 12 लड़कियों ने ये बात स्वीकार करी कि उनके साथ भी बचपन में इस तरह की बुरी घटनाएं हुई थी। दूर के रिश्तेदार, पड़ोस के अंकल और पापा के दोस्त ने ही सबसे पहले पुरुषों और अपने शरीर के प्रति डर और नफरत का भाव पैदा किया था। और मैं उस वक्त भी ये तय नहीं कर पाई कि क्या वो बलात्कार था। मुंबई के महिला संगठन में काम करने वाली मेरी एक वकील महिला मित्र ने बताया था कि उसे कई बार अपनी इच्छा न होने के बावजूद भी अपने पति के साथ बिस्तर पर सोना पड़ता है। और उसने मुझसे ये बात ऐसे कही मानो ये कोई सामान्य सी चीज थी। तो क्या ये सामान्य सी बात बलात्कार थी? और इलाहाबाद की वो लड़की जो हमेशा यही कहती थी कि उसने अपनी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी बिस्तर पर पहल नहीं करी, और उसका वो बॉयफ्रेंड जो सेक्स के समय खुद प्रोटेक्शन लेने की बजाय उसे पिल्स खाने के लिए कहता, जो पहले अबॉर्शन में ही उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चला गया। क्या वो सब बलात्कार था? और ऑफिस के वो लड़के जो छोटी स्कर्ट पहनने वाली मर्द सहकर्मियों से ऊंची आवाज में बात करने वाली अपनी लड़की सहकर्मी के बारे में कहते हैं, अरे इनकी तो कोई भी ले सकता है, शर्त लगाते हैं। और ये लोग अपनी मर्जी से बिना शादी किए किसी भी पुरुष के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को हमेशा अवेलेबल समझते हैं। तो क्या ये सब बलात्कार था? आज तक ये तय नहीं हो पाया कि इसमें से कौन सा बलात्कार था और कौन सा नहीं था। इस देश का कानून नहीं तय कर पाया, दंड विधान की धाराएं और संहिताएं नहीं तय कर पाई, अरबों रुपए के बजट वाली न्याय व्यवस्था नहीं तय कर पाई। इस देश की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठी औरतें नहीं तय कर पाई, कोई नहीं तय कर पाया। किसी को तय करने की जरूरत नहीं थी। तय होने या ना होने से उनका कुछ बिगड़ता नहीं था। लेकिन बलात्कार कभी मुख्य धारा का सवाल नहीं बनता। कभी लोग इसके लिए सड़कों पर लाठियां, वाटर कैनन और टीयर गैस खाने सड़कों पर नहीं आए। अब जब आ ही गए हैं तो सिर्फ इस सामूहिक बलात्कार के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बलात्कार के समूचे इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसने बलात्कार को एक संस्कृति बनाया है। हम उस दुनिया की बात करेंगे जिसने पुरुष को बलात्कार करने और स्त्री को बलात्कृत होने और फिर अपना मुंह बंद रखने का सबक सिखाया, जिसने पुरुष को सेक्सुअल बीइंग और औरत को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बनाया। हम उस दुनिया की बात करेंगे जिसमें पुरुष को बलात्कार करने की छूट दी गई, लेकिन औरत को अपनी सेक्सुअल डिजायर को स्वीकार करने तक की जगह नहीं दी गई, जिसने औरत को पिता, पुत्र, भाई, पति इन सभी की निजी संपत्ति बनाया, उसे हर तरह के इंसानी हुकूक और बराबरी से अछूता रखा, जिसने ये सब करने के लिए महान धर्म ग्रंथों की रचना की, उसकी कुतार्किक व्याख्याएं गढ़ी।
हमारी दुनिया में माओ ने अपनी बेटियों को बलात्कार से बचाने के लिए उनके सड़कों पर घूमने पर पाबंदी लगाई, लेकिन अपने बेटों को बलात्कार करने के लिए सड़कों पर खुला छोड़ दिया। कि जिसने लड़कियों को शरीर की पवित्रता बनाए रखने का पाठ पढ़ाया, लेकिन मर्दों के शरीर की भूख मिटाने के लिए चकला घर खोल दिए। जिसने बलात्कार की वजह लड़कियों का शरीर दिखना बताया, लेकिन लड़कों के कहीं भी नंगा घूमने, अपना पैंट की जिप खोलकर खड़े हो जाने पर सवाल नहीं किया। कि जिसने बलात्कार की वजह लड़कियों का 4 बॉयफ्रेंड रखना बताया, लेकिन मर्दों के 100 औरतों के साथ सोने को मर्दानगी कहा। जिसने मर्दों को जूता मारने और औरत को जूता खाने की चीज बताया। अब जब सवाल उठ ही गया है तो इन सब पर उठेगा। ये लीजिए चाय, और फिर सुबह से यहीं बैठ गए। प्राची, तैयार हो बेटा? बहुत बढ़िया आर्टिकल दिखाया भाई तुमने। रामू जी दीदी। अरे अपना काम शुरू कर। देखो एक समय था कि हमेशा मेरे पीछे भागती रहती थी, सर मैं कैसा Give me 100 rupees. डैडी वो क्या है ना कि कल मैं अपना वाटर थर्मस ना बस में भूल गई थी, और नया वाटर थर्मस तो है नहीं, फिर जब प्यास लगेगी तो। प्राची, you have to be careful बेटा। अब बिना थर्मस के आपको प्रॉब्लम होगी ना। No problem, मम्मा। डैडी will arrange a new water thermos